हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। मैं राहुल आपका कॉमर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम क्लास 11th की अकाउंटेंसी पढ़ रहे थे और साथ ही साथ हम 12th क्लास की भी अकाउंटेंसी को शुरू करने वाले हैं। 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ के कुछ लेक्चर तो हम ले चुके हैं, अब उनको भी आगे कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ 12th की बिजनेस स्टडीज़ को भी साथ के साथ लेके चलेंगे। तो अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ 11th क्लास की और 12th क्लास की दोनों को हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। इनके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबको हम कवर करेंगे। तो क्लास 11th की अकाउंटेंसी हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, उसको हमने शुरू किया था और इसके अंदर हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी को डिटेल में हमने जाना। देन हमने बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस जाना, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के बीच में डिफरेंस जाना। देन हमने टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग जाने। जिसने भी हमारे पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जाके पहले उन लेक्चर्स को देख ले ताकि आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगी, उनसे जाके आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आज हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले तो हमारी रिलायबल होनी चाहिए, जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकें। इट इम्प्लाइज दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी फैक्चुअल एंड वेरिफिएबल। ये बोल रहा है जो इंफॉर्मेशन है वो एक तो फैक्चुअल होनी चाहिए, फैक्ट के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, कुछ ना कुछ फैक्ट होना चाहिए उसके पीछे, उसी के बाद उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया गया हो। एंड वेरिफिएबल, उसको आप वेरीफाई कर सको, मींस आपके पास कुछ ना कुछ इनवॉइस होनी चाहिए, कोई बिल होना चाहिए, कोई पेपर होना चाहिए जिसके थ्रू आप उसको वेरीफाई कर सको। लाइक कैश मेमो होना चाहिए, परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस या परचेज एग्रीमेंट होना चाहिए कोई, या आपका प्रॉपर्टी एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉपर्टी डीड होना चाहिए। ऐसी कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी डीड या कोई भी इनवॉइस होना चाहिए जिसके थ्रू आप उसको वेरीफाई कर सको। ये बोला गया है रिलायबिलिटी में। जो रिलायबिलिटी है वो ये बता रहा है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो आपकी क्या होनी चाहिए, ट्रूथफुल होनी चाहिए। वेरीफेबिलिटी, ये क्या बोल रहा है, वेरीफेबिलिटी एंश्योर्स द ट्रूथफुलनेस ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। ये बोल रहा है वेरीफेबिलिटी का मतलब क्या है, ट्रूथफुलनेस, कि जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो सच के ऊपर हो, टिकी हुई होनी चाहिए। जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो सच के ऊपर टिकी हुई होनी चाहिए। ये बोल रहा है अगर कोई भी बाहर से पर्सन या कोई भी पर्सन आके आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चेक करता है, आपके अकाउंट्स को चेक करता है, वेरीफाई करता है, तो उसको कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं मिलनी चाहिए। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन के ऊपर वो बोल रहा है मेरे को इसका कोई परचेज डीड दिखाओ या कोई इनवॉइस दिखाओ, तो आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन आपने रिकॉर्ड की है आपके अकाउंट्स के अंदर, कोई भी इंफॉर्मेशन आपने आपके अकाउंट्स में रिकॉर्ड की है, तो उसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए। आपने कुछ भी परचेज किया है, कोई सेल किया है या कोई मशीनरी परचेज की है या कोई लैंड परचेज की है, इन सब का आपके पास एक प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए और उसी के बाद आप उसको आपके अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये बोला गया रिलायबिलिटी के अंदर। अब बात ये आ जाती है कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तो आपके ज्यादा रिलायबल होते हैं और कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपके कम रिलायबल होते हैं। तो ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आपकी ज्यादा रिलायबल होती हैं, मीन्स जो बिल्कुल प्रूफ के ऊपर टिकी हुई हैं, वो आपकी क्या होती हैं, ज्यादा रिलायबल होती हैं। और जिसके पीछे ज्यादा प्रूफ नहीं होता, मीन्स जो एस्टीमेट के ऊपर टिकी हुई होती हैं, वो क्या होती हैं, ज्यादा रिलायबल नहीं होती है। जैसे आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा है और उसकी अमाउंट जितने में उसको आपने परचेज किया है वो आपने आपके बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया है, तो जो अमाउंट आपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया है वो तो क्या है, आपकी ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि इसके पीछे आपको एक प्रूफ मिल जाएगा, कोई इनवॉइस मिलेगा, कोई बिल मिलेगा जिसके थ्रू आप उसको प्रूव कर सकते हो। और वहीं पे उस फिक्स्ड एसेट के ऊपर आप जो डेप्रिसिएशन लगाओगे, तो डेप्रिसिएशन किसके बेसिस पे लगाते हो, एस्टिमेट के बेसिस पे, कि इसकी एस्टिमेटेड लाइफ 15 साल है, इसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है, 5 साल है, तो उसके बेसिस पे लगाते हो, मींस एस्टिमेट करते हो, अनुमान लगाते हो। तो जो अनुमान लगाई हुई चीज है वो तो क्या होती है, आपकी प्रूफ के ऊपर टिकी हुई नहीं है, ये ज्यादा रिलायबल नहीं होता है। तो ये बात आ गई हमारी रिलायबिलिटी की। देन बात आती है रेलेवेंस, कितना रिलेटेड है। रेलेवेंस, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डिपिक्टेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी रेलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। इसमें बोला गया है जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हो वो आपके एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव पूरा कर रही हो। आप वही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करो जो कि आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव पूरा कर रही है, जो आपके एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव पूरा कर रही है।
देन बोल रहा है अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बोल रहा है अननेसेसरी स्टेटमेंट्स को या अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड मत करो। इट मस्ट हेल्प मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन मेकिंग डिसीजन। रेलेवेंट मीन्स जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रेलेवेंट होनी चाहिए, उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से आपके एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा होना चाहिए। आप कोई भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन या इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिकॉर्ड ना करें, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा आपकी मैनेजमेंट को, आपके क्रेडिटर्स को, आपके इन्वेस्टर्स को, आपके डेटर्स को, ये उनके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। कुछ इन्वेस्टर्स हैं वो आपके कंपनी के अंदर निवेश करना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपने कुछ इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाल रखी है तो उससे क्या पता गलत प्रभाव पड़े उन पे और वो आपके कंपनी में निवेश ना करें, इन्वेस्ट ना करें। तो बोला गया ये डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। देन आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन सच अ सिंपल एंड लॉजिकल मैनर दैट दे आर अंडरस्टूड इजीली बाय देयर यूजर्स सच एज इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, एम्प्लॉइज एक्सेट्रा। अंडरस्टैंडेबिलिटी ये बोल रहा है जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रोवाइड कर रहे हो वो इतनी सिंपल और इजी होनी चाहिए ताकि हर कोई उसको समझ पाए। आपका मैनेजमेंट भी, क्रेडिटर्स भी, डेटर्स भी, इन्वेस्टर्स भी, लेंडर्स भी सब आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को समझ पाए, इतना इजी होना चाहिए। मींस इसके अंदर आप इजी टर्म्स को यूज करें। इसके अंदर ऐसा ना हो कि आप ऐसा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बना रहे हैं जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत है, ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ना बनाएं। आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाएं जो कि हर पर्सन को समझ में आए। तो ये अंडरस्टैंडेबिलिटी में आती है। देन कंपेरेबिलिटी। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स should contain the figures of previous year along with the figures of current year so that the current performance can be compared with the past performance। कंपेरेबिलिटी क्या बोल रहा है, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर आपकी प्रेजेंट ईयर की फिगर्स तो होनी ही चाहिए, साथ के साथ आपकी पास्ट ईयर की फिगर्स भी होनी चाहिए ताकि वो आपको कंपेयर करने में हेल्प करें। आपके 2 साल की फिगर्स आपको कंपेयर करने में हेल्प करेंगी कि आपकी ग्रोथ हुई है या आप डिक्लाइन फेज में चल रहे हैं। या आपको हेल्प करेगी कि आपकी कंपनी में कितनी ग्रोथ हो रही है, आपकी प्रोग्रेस क्या है उसको जानने में हेल्प करेगी। कंपैरिजन रिवील्स द स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स ऑफ द बिजनेस एंटिटी। जो आप कंपैरिजन करेंगे, आप पिछले साल की और जो प्रेजेंट ईयर है दोनों साल की जब कंपेयर करेंगे फिगर्स को तो वो आपको स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को आपकी कंपनी के बताएगी, आपकी एंटिटी के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को बताने में हेल्प करेगी। तो हमने ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जाने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, ये 4 हैं, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपैरिजन। जो रिलायबिलिटी है वो तो बोल रहा है आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, वेरीफेबल होनी चाहिए। मींस उसके पीछे कुछ ना कुछ फैक्ट होना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए जिससे कि आप अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रूव कर सको। अगर कोई भी पर्सन आपसे आके प्रूफ मांगता है तो आप उसको दे पाओ। देन रेलेवेंस, आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड होनी चाहिए। मींस जो आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा कर रही होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वही डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है आपके क्रेडिटर्स को, इन्वेस्टर्स को, डेटर्स को, मैनेजमेंट को। देन अंडरस्टैंडेबिलिटी, आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इतनी इजी बनाओ कि हर पर्सन को समझ आए, हर इंसान को आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन समझ आए, ऐसी बनाओ ताकि। देन कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी में आप प्रेजेंट ईयर की और पास्ट ईयर की फिगर्स को एक साथ लिखें आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ताकि वो कंपेयर करने में हेल्प करें और यही आपके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को बताने में हेल्प करेगा। तो ये हमने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना और इसी के साथ साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग पूरा हो जाता है। अब अगले लेक्चर से हम अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप कॉमर्स क्लासेस के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।